सेकेंडली इन्होंने बोला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको नोडल मिनिस्ट्री बना दिया जाए कि वो सारे एक्शंस ले इनकी वेलफेयर के लिए। और थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बोला है कि इनको जो ये कास्ट है जो कैटेगरी है लोगों की जो माइग्रेंट्स है इनको राइट्स दी जाए जैसे कि वोटिंग राइट्स हो गया अदर वेलफेयर राइट्स हो गया जिससे कि वो प्रेशर कर सके गवर्नमेंट को और उनका एग्जिस्टेंस। तो होपफुली ये तीनों चीजें जल्दी अप्लाई होंगी और अच्छा होगा उनके लिए। हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू शो अस लव एंड सपोर्ट टू आवर फर्स्ट वीडियो, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिला कि हम सेकंड वीडियो भी बना पाए। और सेकंड वीडियो का टॉपिक ऐसा है जिसको अभी रिसेंटली हमारी ज़िंदगी में आए हुए 1 साल हुआ है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की कि कोरोना ने हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट किया है, कुछ लोगों को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है और उसकी वजह से सोसाइटी को या वर्ल्ड को कैसे इफेक्ट हुआ है। तो बहुत सोसाइटी में बहुत बातें चल रही है, वर्ल्ड में बहुत बातें चल रही है कोरोना को रिलेटेड, बट कुछ बातें जो सोसाइटी भी मिस कर रही है, मीडिया भी मिस कर रही है, सोशल मीडिया भी मिस कर रहा है और लोग भी बात नहीं करते उन बारे में। हम आज उसी बारे में बात करेंगे और उसके लिए मैंने मेरे 4 दोस्तों को बुलाया है। वैसे हम पांचों अलग अलग सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो सबको पता है कि उनकी सिटीज़ में कोरोना के टाइम पे कैसी कंडीशंस थी। तो थोड़ा उनके हिसाब से भी अपन हम डिस्कस करेंगे कि किस जगह पे कैसे क्या कंडीशंस थी, क्या क्या फेस किया लोगों ने। तो सबसे पहले है देवांशु, फिर नमित है, नयन है और विकास है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हेल्थ से रिलेटेड है कि लोग ये कह रहे थे कि इंडिया में कोरोना इतना ज़्यादा इफेक्ट इसलिए क्या क्योंकि इंडिया के पास हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं थे या फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी या मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। बट जब अपन न्यूज़ मतलब जब पुराने टाइम्स में न्यूज़ को देखते हैं वापस जाके, तो यूएस यूके में भी कंडीशंस उतनी ही वर्स्ट थी जितनी इंडिया में थी या बहुत बार उनसे भी ज़्यादा गंदी थी। तो उनके पास तो फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। बट फिर भी वहाँ पे कंडीशन क्यों बिगड़ी? मतलब अगर सिर्फ हॉस्पिटल भी अच्छे होने से सब कुछ होता तो यूएस और यूके में क्यों नहीं हुआ ये? आनंद, तो तेरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं दो चीजों में डिफरेंशिएट करूंगा। सबसे पहले, एक होता है क्यूरेटिव हेल्थ और एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ या फिर पब्लिक हेल्थ। तो क्यूरेटिव हेल्थ, इट ओके। इज ऑल अबाउट की टू बिल्डिंग लैब्स, टू हैव टेस्ट्स। हर मतलब क्यूरेटिव हेल्थ बेसिकली ये होता है टू फाइंड अ क्योर फॉर एवरी डिजीज। सो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें होता है टेस्टिंग करना, उसमें होता है अच्छे अच्छे लैब्स बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कुल मिला के मेडिसिन में रिसर्च करना। ये क्यूरेटिव हेल्थ है। ओके। ऑन द अदर हैंड वी हैव हाँ। प्रिवेंटिव हेल्थ। अब प्रिवेंटिव हेल्थ, जिसको हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं, which is based on the philosophy की prevention is better than cure। मतलब कोई भी डिजीज हो उसको हम प्रिवेंट कैसे ओके। कर ओके। सकते हैं। क्या इन्वॉल्व होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको पब्लिक प्लेस अवॉइड करनी चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो आप घर आके हाथ धो सबसे पहले। हॉस्पिटल जा रहे हो तो आप मास्क लगा के जाओ, अपने आप को सैनिटाइज करो। खाना आप अच्छा खाओ, आपका फूड न्यूट्रिशियस हो जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, या पीने का पानी साफ सुथरा हो। तो जो बेसिक हमारी एटीट्यूड है लाइफ का, जो हमारा बेसिक फिलोसफी है लाइफ की, वो सब प्रिवेंटिव हेल्थ में आता है, जिसमें हम अवेयरनेस और हेल्थ के बारे में एजुकेशन को भी हम लेते हैं कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और सैनिटेशन साफ रहना चाहिए, फूड हैबिट्स हमारी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। पेंडेमिक ने हमें एक बहुत सिंपल चीज सिखा दी है, जो तेरे क्वेश्चन का आंसर भी है। वो ये है कि हाँ, क्यूरेटिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन, यूएस और यूके में, वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखा कि कितना उनका स्ट्रॉन्ग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने अच्छी अच्छी लैब्स और हॉस्पिटल्स हैं और कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। बट स्टिल पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो बिकॉज एक कोरोना वायरस आता है जिसके बारे में मेडिकल साइंस के पास कोई आंसर नहीं था। वी डिडंट हैव एनी वैक्सीन, वी डिडंट हैव एनी क्योर। तो इसका सोल्यूशन कहाँ से निकला? प्रिवेंशन से निकला, मास्क पहनने से, हाथ धोने से। तो हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि फ्यूचर में भी ऐसे बहुत से पैथोजन आएंगे, ऐसे बहुत से वायरस, बैक्टीरिया, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके बारे में मेडिकल साइंस को शायद नहीं पता होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज है अवेयर होना, अपनी पब्लिक हाइजीन को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना। और मैंने ये देखा है कि पेंडेमिक में शिफ्ट हुआ है फोकस से क्यूरेटिव हेल्थ के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ और पब्लिक हेल्थ की तरफ शिफ्ट हुआ है। सो दिस इज वाई हम यूएस में बहुत अच्छे फैसिलिटीज हैं, बट फिर भी वहां पर आप देख रहे हो कितने केसेस ज्यादा हैं। सो सब बात एटीट्यूड पे आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे, इन इन सिचुएशंस लाइक पेंडेमिक। तो जैसे कि तूने अभी बात करी कि जैसे क्यूरेटिव हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं पर प्रिवेंटिव पे भी करना चाहिए और अब लोग कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो चेंज की बात कर रहे हैं कि क्यूरेटिव हेल्थ से प्रिवेंटिव हेल्थ पे चेंज, मतलब चेंज नहीं बट पैरेलली दोनों को चलाना, मतलब दोनों के साथ दोनों को साथ साथ वर्क चलाना है। करना चाहिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऑन ग्राउंड लेवल हुआ है, मतलब जिस स्केल से होना चाहिए था या जिस हिसाब से लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी,
ये बात पहुंची है लोगों तक? क्योंकि केसेस तो मतलब केसेस उतने ही आ रहे हैं, या फिर केसेस थोड़े कम हुए हैं या थोड़े ज्यादा हुए हैं, तो ये ग्राउंड लेवल तक बात पहुंची और लोग समझ पाए इसको? लोग समझ पाए, प्लस सबसे बड़ी बात मैं तुझे बताता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस बात को समझ पाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्नॉलेज करा है कि हेल्थ और वेल बींग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो हेल्थ और वेल बींग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 137% हमारा बजट इंक्रीज करा है केवल इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके। तो इसमें अच्छा। क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि अब केवल फोकस हॉस्पिटल पे नहीं रहेगा, अब रहेगा कि क्लीन वाटर प्रोवाइड हो लोगों को, बेटर सैनिटेशन हो, अवेयरनेस हो, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव कर सके, हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी प्लस उनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर फोकस गया है कि वो अच्छे से रह पाए। तो और इससे रिलेटेड तुझे और डेप्थ में बताऊं तो जैसे रिसेंटली लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, जो कि इंडिया की साफ सफाई से रिलेटेड था, हाँ तो हाँ। विच रिफ्लेक्ट्स की गवर्नमेंट इस पे हम्म। ध्यान दे रही है। सेकेंडली कि एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जो कि था पोषण अभियान, जो कि जो छोटे बच्चे हैं जिनके पास खाना नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे। तो ओवर एंड ऑल गवर्नमेंट भी इसको अप्लाई कर रही है और लोग भी इसको अप्लाई कर रहे और ये बहुत क्लियर सी बात है कि अगर अच्छी आपको बात है, कोई बिल्कुल बीमारी सही है चीज तो चल रही है। फिर आप घर पे ही रहें और बेसिक सैनिटाइजेशन या बेसिक जो आपका हेल्दी डाइट है उसको फॉलो करें और हाइजीन को फॉलो करें, मास्क पहने बाहर। तो उससे कोविड ही नहीं, आने वाली कोई सी भी ऐसी पैंडेमिक है तो उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। हैं। लेकिन मेरे को ये बता कि जैसे मैंने बोला ना गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, ये स्कीम्स ऑन ग्राउंड लेवल पे, जो एक्चुअल आंसर है, जो अनंत ने एक्चुअल क्वेश्चन पूछा कि ऑन ग्राउंड लेवल पे इसका क्या हुआ है, मुझे पता है गवर्नमेंट स्कीम लाई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सही हुई क्या, मतलब कारीगर है क्या? हाँ, मतलब कि जैसे नयन ने बोला पोषण अभियान और बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया, विच इज वेल एंड गुड कि हाँ गवर्नमेंट कर रहा है, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में जरूर लैक है। और वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना वो ये है कि जो एक इम्प्लीमेंटेशन करता है ग्राउंड पे वो कौन लोग करते हैं? नर्सेस करते हैं जो ग्रुप डी हम्म। एम्प्लॉयज होते हैं हॉस्पिटल के, हाँ। आशा वर्कर्स करते हैं जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स करते हैं। तो ये लोगों की वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर है और ये लोग ही इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी स्कीम का फॉर एग्जांपल पोषण अभियान की अगर मैं बात करता हूँ जिसमें गरीब बच्चों को या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को न्यूट्रिशियस फूड देना है, तो किसको देना है, कितना देना है, इस चीज का सर्वे करना, इस चीज का डेटा बनाना और कितना अनाज पहुंचना है किस घर को किस बच्चे को, ये सब काम करते हैं आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, नर्सेज जो जो जमीन पे जाके कॉलोनियों में जाके घर घर जाके सर्वे करते हैं। तो ये एक इफेक्टिव लिंक है, मिडिल लिंक है बिटवीन गवर्नमेंट, बिटवीन पब्लिक। सो गवर्नमेंट की स्कीम जब तक इफेक्टिव नहीं होगी, जब तक ये जो मिडिल लिंक है विच इज आशा वर्कर्स, नर्सेज, इनको एम्पावर नहीं करोगे। यार इनकी कंडीशन तो इतनी खराब है कि इनको कोविड के टाइम पे जो कि इनको घर घर जाके सर्वे करना था कि कोई बाहर से तो नहीं आया है, कोई लक्षण तो नहीं है कोविड के, इनकी कंडीशन इतनी खराब है कि इनको कोविड अलाउंस नहीं मिला काफी लोगों को, तो बिना पेमेंट के काम कर रहे हैं, धूप में अच्छा। सर्वे कर रहे हैं और इनके पास प्रोटेक्टिव किट्स नहीं है अगर किसी वल्नरेबल या किसी डेंजरस सिचुएशन में जा रहे हैं तो। सो जो बेसिक एक रिकॉग्निशन है इनकी जॉब को नहीं है। इनकी एक तो इनफॉर्मल जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जिसको ऑनररी जॉब गवर्नमेंट ने डिफाइन करा है, तो परमानेंट जॉब नहीं है, ऊपर से बहुत हम्म। अनरिकॉग्नाइज्ड है, बहुत खराब कंडीशन है। सो अगर इनको एम्पावर नहीं करोगे आप तो आपकी स्कीम्स कभी भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। यार तूने इनके बारे में बताया, जैसे आशा वर्कर्स हुए, आंगनबाड़ी वर्कर्स हुए या नर्सेज हुए, बट अपन ने देखा है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, अगर उनको उनकी चीजें नहीं मिलती है, उनको उनके जो रिसोर्सेज है वो पूरे नहीं मिलते, तो वो लोग स्ट्राइक करते हैं, गवर्नमेंट उनकी बात सुनती है। तो स्ट्राइक वाला जो फैक्टर है वो तो इन पे भी वैलिड करता है कि अगर ये लोग स्ट्राइक पे जाएं तो शायद गवर्नमेंट इनकी बात सुने, तो ये स्ट्राइक पे क्यों नहीं जाते हैं? नर्सिंग एसेंशियल सर्विस में आती है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस की, अगर ये स्ट्राइक करती है तो इनकी स्ट्राइक को प्रॉबिट कर सकती है। तो ये चाहकर भी स्ट्राइक करना चाहे तो नहीं कर पाते हैं। और जैसे दिल्ली में हुआ कि हिंदू हॉस्पिटल, एम्स और अराउंड जुलाई में 6000 आशा वर्कर्स ने स्ट्राइक करना भी चाहा क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे और प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उनका कोई एक्शन नहीं हुआ उस चीज पे। तो जब तक हम ग्राउंड लेवल पे ये चीज इंप्रूव नहीं करेंगे तो पब्लिक हेल्थ इंप्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम और क्या बोलते हैं ये लिंक है मेन। ना केवल ये मेरे को फोकस लाने दो सैनिटेशन वर्कर्स पे। अभी हमारे घर पे सैनिटेशन वर्कर्स आए थे। मैं बता दूं, सैनिटेशन वर्कर्स वो होते हैं जो ह्यूमन वेस्ट साफ करते हैं आसान भाषा में। तो सैनिटेशन वर्कर्स आए थे और वो साफ सफाई कर रहे थे, तो मेरी उनके साथ कॉन्वर्जेशन हुई। मैंने उनसे पूछा कि और कैसा चल रहा है, लॉकडाउन में कैसा था सब कुछ। तो बोलते हैं कि सर सच बताऊं तो बहुत बुरी हालत, हमको हमारी पगार नहीं मिलती। और उनसे जब मेरी पूरी बात हुई ना, उन्होंने मुझे ये तक बताया कि सर जो गवर्नमेंट ने बोला था कि पीपी किट सबके लिए एसेंशियल है और हम तो सबके घर जाके सफाई करें, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सरकार की गाइडलाइंस में था, लेकिन असलियत में किसी को कुछ नहीं मिला।
नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद मैंने जब इनके बारे में और पढ़ा, रिसर्च करी, तो ये पाया गया कि 3/4 सैनिटेशन वर्कर्स जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे यहाँ इस पार्ट को इतना निग्लेक्ट कर दिया जाता है। इमेजिन करो एक बार के लिए, अगर ये सैनिटेशन वर्कर्स तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाए, तो हमारी लाइफ जैसे रुक जाएगी एक तरीके से, क्योंकि तुम्हारा जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लीन नहीं हो पाएगा। तो इतना निग्लेक्ट कर रहे हैं हम इस पार्ट को सोसाइटी के, और उनकी फीस रोक रहे हैं, उनको तुम अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तुम उनको पीपी किट नहीं दे रहे हो, तो इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। तो ये तो बात हुई कि हेल्थ के अंदर क्या चीजें जैसे चेंज करनी चाहिए, जैसे नमित ने बताया क्यूरेटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में। और फिर अपन ने उसके बाद डिस्कस किया था कि ग्राउंड लेवल पे जो लोग जो घर घर जाके रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, कि जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स हुए या फिर आशा वर्कर्स हुए, या फिर जैसे नयन ने बात करी थी सैनिटेशन वर्कर्स की, कि इन लोगों को प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं मिले, प्रॉपर सैलरीज नहीं मिली इनके वर्क की, और बहुत सारी चीजें। तो अब मैं एक थोड़ा सा शिफ्ट लूंगा टॉपिक से हेल्थ को छोड़ के अपन अब एजुकेशन पे जाते हैं। तो एजुकेशन में भी ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आया कि अपन ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास पे शिफ्ट हो गए। तो ये जो ऑनलाइन क्लास पे शिफ्ट हुए हैं, ये एक नॉर्मल सी चीज हो गई आज लाइफ के अंदर, क्योंकि साल भर से सब लोग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे थे। तो ये चीज तुम्हें क्या लगता है, मतलब अच्छी थी या बुरी थी लोगों के लिए इन जनरल, अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए? इसका जो आंसर है वो येस भी है और नो भी। और क्लियरली देखा जाए तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसने लर्निंग आउटकम्स को बहुत अफेक्ट किया है। और जिस तरह ऊकला की जो लिस्ट है 141 कंट्रीज़ की मोबाइल डेटा की स्पीड की जो लिस्ट निकाली उन्होंने, उसमें इंडिया 131 स्टैंड करता है। तो देखा जाए तो वैसे भी आप किसी भी सिस्टम को ऑनलाइन लेके जा ही नहीं सकते अगर आपकी स्पीड इतनी कम है, तो इंटरनेट स्पीड इतनी कम है। और उसके बावजूद देखा जाए तो ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर जो 20% पुअरेस्ट इंडियंस है उसमें से ओनली 3% had access to internet and only 3% had access to computers and only 9% had access to internet। और जो भी वो जियो का छोटा सा फ़ोन की वजह से इतना इंटरनेट का 9% तक हुआ है, नहीं तो उतना भी नहीं होता। और रूरल इंडिया के अंदर देखा जाए तो ओनली 4% हैज़ एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड ओनली 15% हैड एक्सेस टू इंटरनेट। और वहाँ पे वैसे भी एक परिवार में 3 या 4 बच्चे होते हैं, तो सबको आप ना तो स्मार्टफोन दिला सकते हो और ना ही कंप्यूटर दिला सकते हो, इतना लग्जरी उनके पास है नहीं। और उसी तरीके से जो टीचर्स को एक्सपीरियंस है डिजिटली पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का, वो भी बहुत कम है। जैसा देवांशु ने बोला कि ऑब्वियस लर्निंग आउटकम्स को अफेक्ट हुआ है। अब हर टॉपिक, हर कंसेप्ट को आप व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम समझाना चाहूँ किसी को, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकता। और गवर्नमेंट स्कूल में तो लिटरली यही हालत, मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया टीचर्स और स्टूडेंट्स का, वहाँ पे टीचर एक्सप्लेन कर रहा है कंसेप्ट, तो आप एक बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो व्हाट्सएप खोलेगा और उस टॉपिक पे जो टीचर ने पढ़ाया उसको पढ़ेगा। तो जब तक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक प्रॉपर वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा, तो हम ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चा कंसेप्ट ढंग से समझेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम की ना, ये ऑलरेडी थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी इंटरेक्टिव नहीं था, कभी भी विजुअल या ऑडियो जो उसका कंटेंट था उसको कभी ज्यादा फोकस करा नहीं। और ये जो प्रॉब्लम थी ये पेंडेमिक में ज्यादा सामने आई है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी। क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो पूरा सिलेबस है, वो पूरा टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है। टेक्स्ट बुक में जो लिखा होगा वो हम समझते हैं, वो हम याद करते हैं, वाइवा में, एग्जाम में वही का वही जाके उगल देते हैं, लिख देते हैं। सो जो ऑडियो विजुअल पार्ट है वो कभी भी नहीं था। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी या फिर नाउन समझाना हुआ या कुछ साइंटिफिक कंसेप्ट समझाना हुआ, उसके लिए आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि वो चीज कैसे होती है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। सो वो चीज कभी भी हमारे सिस्टम में थी नहीं। और मैं कुछ चुनिंदा प्राइवेट अच्छे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज इंडियन स्कूल की बात कर रहा हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ जो शायद सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें कभी हमेशा वो चीज मिसिंग थी, और पेंडेमिक ने उसी चीज पर ज्यादा लाइट डाली है। सो एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम थी वो ज्यादा उजागर हो गई है, और इसी की वजह से शायद जो अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स है, जो अनअकैडमी है, मैंने अनअकैडमी में पढ़ा था कि उनका पहले जो एक्टिव सब्सक्राइबर थे वो 13 मिलियन थे इन February 2020, बट अब वो ट्रिपल होकर 40 मिलियन हो गए इन जस्ट 9 मंथ्स। सिमिलरली बायजूस का इवैल्यूएशन भी डबल हो गया है, जो उनकी मार्केट वैल्यू है। सो बायजूस, वेदांतु या इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं बिकॉज ये एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं हमारे प्रिमिटिव एजुकेशन सिस्टम के साथ, जो शायद एडजस्टिंग होना चाहिए विद टाइम्स। एग्जैक्टली ना, यही तो बात है कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि आप बिना 3D रिप्रेजेंटेशन के नहीं समझ सकते। अब जैसे वो तो स्कूल के बच्चे हैं, चलो समझ आता है। हम कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमारे सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करके। अब उस सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि तुम्हें टॉप व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है, और एक फिगर दी जाती है। सुनने में बहुत आसान लगता है,
लेकिन नहीं बनता है, वो इमेजिनेशन ही नहीं बैठती है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि नहीं हो सकता है। अब आपको 3D रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपको कोप अप करना पड़ेगा इसके साथ, आपको फैसिलिटीज लानी पड़ेगी ताकि बेटर एजुकेशन सिस्टम हो, बेटर लर्निंग हो। वरना आप क्या कर रहे हो, केवल बच्चों को सिखा रहे हो कि 2-4 चीजें हैं, ये ऐसे ऐसे होती है, बिना उनको कुछ भी पता है, बस मगअप करवा रहे हो कि भाई ये है, पेपर में जाके लिख के आ जाओ। वो समझ कुछ नहीं रहे। अगर वो सर भी हिला रहे हैं ना तो वो नहीं समझ। जैसे मैं तेरे पॉइंट से मैं टोटली एग्री करता हूँ। जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाली बात बोली वो हमने पढ़ी थी हमारे फर्स्ट ईयर में जब हम ऑफलाइन थे, पर हमें तब भी इतनी प्रॉब्लम्स आई थी ना कि उसको इमेजिन करना है, उसको फ्रंट व्यू अगर आप सामने देख भी रहे हैं तो भी आपसे वो ड्रॉ नहीं होता था। तो ऑनलाइन में तो और भी वर्स कंडीशन है। बट ये जो थ्री डी व्यूइंग या ये जो ग्राफिक्स की मदद से पढ़ने की बात अपन कर रहे हैं, तो आजकल जो ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स आए प्राइवेट, जैसे बायजूस हुआ, अन अकेडमी हुआ, वेदांतु हुआ, या और भी बहुत सारे हुए, ये तो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो विजुअल्स और ग्राफिक्स प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं इनके एजुकेशन वीडियोस में या इनके कोर्सेज में, कि उससे लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो फिर अपन ये क्यों कह रहे हैं कि स्कूल्स को स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज लाना चाहिए, कि स्कूल्स को थोड़ा ये विजुअल और ग्राफिक्स को अडेप्ट करना चाहिए, जब अगर अपने पास ऑल्टरनेटिव पहले से है तो फिर स्कूल्स को ऐसा क्यों बोलना चाहिए कि अगर वो तुम भी चेंज करो। आनंद यार ऐसा है नहीं, क्योंकि इस ये आगे चल के सोशल इनइक्वालिटी का रीजन बन सकता है कि भाई जो गरीब बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी में रह जाएगा कि भाई वो कभी एजुकेट नहीं हो पाएगा, उसके पास कभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं आ पाएगी, तो फिर उसको वही लेबर और इन सब का काम करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ मेन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वहाँ अपने को ज्यादा वर्क करना है जिससे ये बेटर इम्प्लीमेंट हो सके। चलो, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अपन बायजूस और अन अकेडमी की मदद से ये चीज को, ये जो डिफरेंस है इसको खत्म कर सकते हैं, ये तो तूने बता दिया पॉवर्टी का। बट अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज को स्किप करके एजुकेशन सिस्टम में से, जो है टीचर्स। तो ये जिस बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये न्यू नॉर्मल, तो ये न्यू नॉर्मल में टीचर्स को किस तरीके से अफेक्ट किया है? देख, इसका आंसर मैं देना चाहूंगा पर्सनली, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मेरी विकास से बात हुई है, मेरी देवांशु से बात हुई है, मेरी नमित से बात हुई है। और फॉर द व्यूअर्स जो नहीं जानते, इन तीनों के पेरेंट्स टीचिंग लाइन में इन्वॉल्व है। तो मैं टीचर्स की हार्डशिप बताता हूँ आप लोगों को कि नंबर 1, उनको कभी भी कहीं पे भी ड्यूटी लग जाती है उनकी, तो उनको पढ़ाना तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ उनकी आप ड्यूटी भी लगा रहे हो कहीं पे, तो उनको ड्यूटी भी देनी है। नंबर सही 2 बात है। कि ये आपको एडमिट करना पड़ेगा कि जो टीचर्स हैं वो काफी टीचर्स यंग टीचर्स नहीं है हमारे पास थोड़े एजेड टीचर्स हैं। उन लोगों को वो इतना स्ट्रांग नहीं है वो डिजिटली, और स्टूडेंट्स को हमेशा टीचर्स के कंपैरिजन में डिजिटली ज्यादा एडवांटेज होगा, तो उस वजह से हैरेस करते हैं बहुत सारे बच्चे उनको। अब मैं मेरे कॉलेज का एग्जांपल लेता हूँ कि आई रिमेम्बर कि हमारी क्लास के हमारे बैच में सर ने बोला था कि यार प्लीज आके मेरी हेल्प कर दो, ये एक्सेल शीट पे मार्क्स एंटर कर दो क्योंकि आगे सॉफ्टवेयर के लिए देना है। तो टीचर्स को एक्सेल शीट तक यूज करनी नहीं आती थी। वैसे टीचर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पे पीपीटीज बना के, केवल ताकि हम अच्छे से पढ़ सके, हम अच्छे से समझ सके, हमको पीपीटीज बना के पढ़ाए। तो टीचर्स ने इतनी सारी हार्डशिप्स उठाई है। और एक पॉइंट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया, इन सब के बावजूद उनकी सैलरीज डिले हो रही है या सैलरीज कट हो रही है। सैलरी कट हुआ है। तो ये बिल्कुल ही अनफेयर ट्रीटमेंट है। आप सबसे ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर टीचर अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो इंडिया का फ्यूचर अपने आप बेकार होगा। बच्चे सही से पढ़ेंगे नहीं तो क्या ही करेंगे। तो आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज को आप इतना लाइटली ले रहे हो और इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो उनके साथ, विच इज नॉट एट ऑल करेक्ट। मतलब यार, अभी जो तुमने बताया कि इनके पेरेंट्स ने क्या क्या चीजें फेस करी, उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स नहीं, प्राइवेट टीचर्स और कॉलेजेस, सारे टीचर्स ने मतलब ये फेस किया होगा। मतलब क्योंकि हर कॉलेज में, जैसा तूने अपने कॉलेज का एग्जांपल दिया, वो हमारे कॉलेज में भी एक दो बार कर रखा है बच्चों ने टीचर्स के साथ। बट मेरे दिमाग में है ना, हेल्थ एजुकेशन के बाद एक बहुत एक इमेज इम्प्रिंट हो रखी है, वो है माइग्रेंट वर्कर्स की। क्योंकि न्यूज में ये देखा गया था कि जब लॉकडाउन हुआ तो माइग्रेंट वर्कर्स को जब जॉब नहीं रही, काम नहीं रहा, तो वो लोग बैरफुट पैदल चल के या साइकिल चला के, जैसे राजस्थान से कोई बिहार का है तो राजस्थान से बिहार तक जा रहा है इतनी गर्मी में, मई जून की गर्मी में राजस्थान की, तो वो पैदल जा रहा है या फिर हाईवे पे बस जा रहा है कि उसको घर पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा वो उसको भी नहीं पता। तो मेरे को ये लग रहा है कि यार, जब तक ये पैंडेमिक नहीं हुआ, ये लॉकडाउन नहीं हुआ, तब तक ये लोग नजर भी नहीं आए लोगों के। तब तक ये ऐसे थे कि काम हो रहा है बट काम कौन कर रहा है ये किसी को नहीं पता। तो ये चीज तो ऐसे थी ना कि यार, इनका भी एक पॉइंट समझना चाहिए कि इनको कितना अफेक्ट किया लॉकडाउन। आनंद, माइग्रेंट्स वर्कर्स को अगर मेरे ओपिनियन मानो सबसे ज्यादा अफेक्ट, मतलब उनके सडन लॉकडाउन हुआ, उनके जो रोज रोज का काम था वो बंद हो गया,
उनके पास रहने के लिए मतलब अब उनको ऑब्वियसली रहना है तो पे करना पड़ेगा खाने के पैसे, जो रोज कमा के खाते थे उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। और मान के चल अब कैसे उम्मीद करते हो कि तुम एक जो मजदूर है बिहार का वो दिल्ली में आके कैसे रह सकता है अगर उसको पास इनकम नहीं है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है। तो इसी की वजह से हमारे को ये देखना पड़ा कि ये काफी इनको धूप में जाना पड़ा इवेंचुअली, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इनको एक इनके क्या बोलते हैं अपन कि इनके सेविंग प्रॉपर नहीं घर थी में इनके पास। जहाँ सेविंग्स भी नहीं थी इनके पास, तो इनको इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है मेरे मेरे ओपिनियन में। देखो मेरे को माइग्रेंट वर्कर्स से जुड़ी हुई है ना एक सबसे मतलब सैडेस्ट पार्ट बोलूँ या बुरी घटना बोलूँ वो याद है और डेट के साथ याद है। जो मई ऑफ 8th को हुआ था औरंगाबाद में, जब कुछ माइग्रेंट वर्कर्स शायद ट्रैवल करने का थक गए थे तो उनके पास सोने और रहने की जगह नहीं थी, तो वो शायद रेलवे ट्रैक के साइड में सो रहे थे। एंड अराउंड 15 और 16 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई थी, क्योंकि रात के टाइम पे उनके ऊपर से एक ट्रेन चली गई थी और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। हाँ। एंड उसके बाद ही ऑलमोस्ट अराउंड अ वीक लेटर सेम एक केस और हुआ था जिसके अंदर बस से माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई थी, कि बस से उनको उनका एक्सीडेंट हो गया था या कुछ। तो ये सारी चीजें मतलब ऐसा देखे जाए तो कोरोना से जिनकी डेथ हुई, कोविड से जिनकी डेथ हुई, वो तो अलग ही चीज है। बट माइग्रेंट वर्कर्स जो एक सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी डेथ तो इन केसेस की वजह से हो गई। तो मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट से क्या फेलियर आता, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बात करें तो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉकडाउन था वो काफ़ी अनप्लान्ड था। आप एकदम से रात को 8 बजे आते हो न्यूज़ पे और बोलते हो कि आज रात 12 बजे से जो जहाँ है वहीं रहेगा, ना तो शॉप्स खुलेंगे ना ऑफिसेज़ खुलेंगे। तो जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं या जिन्होंने मान लो जिनके पास राशन नहीं हो घर का, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत की बात थी। मेरे कई दोस्त थे, नैन था जो कि अपने कॉलेज में ही फँस गया था, क्योंकि हमारे कॉलेजेस ने छुट्टी कर दी थी लेकिन सारे कॉलेजेस ने छुट्टियाँ नहीं की थी कोरोना को देखते हुए। तो ये काफ़ी अनप्लान्ड चीज़ थी और इसको बहुत अच्छे से आप टैकल कर सकते थे अगर आप थोड़े दिन, शायद 1 या 2 दिन उसको प्लान करने के लिए देते, कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर्स हैं या डेली वेज वर्कर्स हैं, वो कहाँ से कमाएँगे, कहाँ से खाएँगे। तो उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि आप कैसे उनको बोलोगे कि आप जहाँ हो वहीं रहो? क्योंकि अगर वो लोग निकलना चाहें तो वो जाएँगे, क्योंकि उनके पास ना तो खाना है, ना पैसे हैं, तो वो करे तो क्या करे? बट दूसरी चीज जो सबसे मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई डेटा ही नहीं है इनका। मतलब कोई डेटाबेस ही नहीं है कि कितने माइग्रेंट वर्कर देश में हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, क्या उनकी स्किल्स हैं, किस एरिया में वो काम कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इसका कुछ डेटा नहीं है। तो जो अनंत ने बोला ना कि ये काम हो रहा था बट पता नहीं पड़ता था हमें, तो यही हो रहा है। इनकी एक इनविजिबल प्रेजेंस रही है। विदाउट डेटाबेस, विदाउट डेटा की कौन कहाँ रहता है, क्या काम करता है, क्या स्किल है, हम ये उनको कभी हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी हमेशा डेटा के ऊपर बनती है कि इतने लोग हैं तो इतना राशन चाहिए, इतने लोग हैं तो इतनी इनकम चाहिए। बट इनका कभी डेटाबेस इंडियन गवर्नमेंट के पास था ही नहीं। और ये कलेक्टिव फेलियर्स है हमारी गवर्नमेंट्स का कि कभी भी हमने एक सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं बनाया माइग्रेंट वर्कर्स का। और आई थिंक 1.04 करोड़, मैंने ये कहीं पढ़ा था, 1.04 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर गए हैं अपने डेस्टिनेशन स्टेट से। और इनका कोई गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा था कि कितने लोग मरे हैं, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि लास्ट सैंपल सर्वे जो हुआ था वो तो 2007-2008 में हुआ था। और 2021 15 साल के बहुत बाद पुराना टाइम हो हमारे गया। हाँ। हमारे पास कोई अपडेटेड डेटा ही नहीं है इनका। विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी नंबर्स की लोग कितने हैं, आप कभी भी इनकी पॉलिसी नहीं बना सकते, कभी भी इनको रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके अलावा इनके पास पॉलिटिकल और सोशल राइट्स ही नहीं है जहाँ पर ये काम करते हैं। अब कोई बिहार का वर्कर है, अगर वो राजस्थान में आएगा तो उसके पास जो रेसिडेंस प्रूफ है वो ऑब्वियसली बिहार का ही होगा। तो राजस्थान में कभी भी वो सही बात है। राशन नहीं ले पाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। उससे कभी भी उसको फ्री राशन नहीं मिल सकता जो शायद किसी और गरीब इंसान को मिल सकता है। उसके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स उसका वोटर आईडी कार्ड राजस्थान का नहीं होगा अगर उसका रेसिडेंस प्रूफ बिहार का है। तो जो उनका आइडेंटिटी है वो डेस्टिनेशन स्टेट्स में कुछ है ही नहीं। और जब उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, जब उनके पास सोशल वेलफेयर राइट्स नहीं है, तो उनके कोई प्रेशर ग्रुप्स ही नहीं है। क्योंकि किसी सब गवर्नमेंट को पता है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स भले 1 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, कभी भी वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो कभी भी वोट नहीं कर सकते। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पता है। सही बात तो है। पॉलिटिकल, सोशल और हाँ। इकोनॉमिक राइट्स माइग्रेंट वर्कर के पास थे ही नहीं। और इस पेंडेमिक की वजह से ये चीज सामने आई है कि कितने वल्नरेबल सेक्शन था ये सोसाइटी का जो कभी सामने आया ही नहीं। और जब एकदम से इतनी बड़ी ट्रेजेडी आई, जब एकदम से इमरजेंसी आई पेंडेमिक की, तब हमें पता पड़ा कि हमारा जो डेवलपमेंट था उसमें इतने लोग तो पीछे ही रह गए हैं कि उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है अपने डेस्टिनेशन स्टेट्स के पास। गवर्नमेंट उनका डेटा ही नहीं रखती है। सो ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डेंजरस और फेलियर था गवर्नमेंट का।
लेकिन लेट मी मेक दिस क्लियर कि नमित, अब जो गवर्नमेंट है ना वो इसको इम्प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जो नीति आयोग है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट का थिंकिंग टैंक, जो कि गवर्नमेंट को बताती है कि क्या क्या रिपोर्ट्स है, क्या रिफॉर्म्स ला सकता है एंड ऑल। इसने गवर्नमेंट को सजेस्ट करा है कि भाई 3 चीजें सबसे पहले इम्प्लीमेंट करो। 3 चीजें ऐसी है विच नीड्स टू बी करेक्टेड। तो उसमें नंबर 1 तो ये कि उन्होंने क्लियरली बोला है कि वी नीड रिलायबल डेटा। अब कुछ लोग बोलेंगे यार फर्स्ट वीडियो से अब तक डेटा 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 ही कर रहे हैं लोग, बट अब बहुत गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है भाई। को अब गवर्नमेंट को बोला है कि एक सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए जो कि ये गैप फिल करेगा, जिससे कि डिमांड सप्लाई का जो गैप है इंश्योर करेगा वो कि सोशल वेलफेयर मिले इनको। सेकेंडली इन्होंने बोला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको नोडल मिनिस्ट्री बना दिया जाए कि वो सारे एक्शंस ले इनकी वेलफेयर के लिए। और थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बोला है कि इनको जो ये कास्ट है, जो कैटेगरी है लोगों की, जो माइग्रेंट्स है, इनको राइट्स दी जाए, जैसे कि वोटिंग राइट्स हो गया, अदर वेलफेयर राइट्स हो गया, जिससे कि वो प्रेशर कर सके गवर्नमेंट को और उनका एग्जिस्टेंस। तो होपफुली ये तीनों चीजें जल्दी अप्लाई होंगी और अच्छा होगा उनके लिए। तो अभी जैसे अपन ने इतने सारे टॉपिक्स पे बात करके ये पता करा कि क्या इफेक्ट हुए थे या क्या प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी, या ये जो कम्युनिटीज है अलग अलग इन्होंने क्या फेस किया। बट मेरा लास्ट क्वेश्चन है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि अब जैसे कोरोना कोविड की सेकेंड वेव हिट कर रही है इंडिया पे, एंड दैट इज मोर डेंजरस देन कंपेरेटिव टू द फर्स्ट वेव। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें मतलब इंडिया को किस तरीके से इससे मतलब प्रिवेंट करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए? इसका अगर अपन बेसिक सॉल्यूशन देखें ना, तो एक्सटेंसिव टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, मतलब आप जितने टेस्टिंग कर सकते हो, जितना आप लोगों की ट्रेसिंग कर सकते हो कि भाई एक बंदा जो इन्फेक्टेड हुआ है वो कितनों से मिला है, कहाँ मिला है, तो जितना अपन ये चीज ट्रेस कर सकते हैं उतना अपन इसको रोक सकते हैं। और लॉकडाउन एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, और आप लॉकडाउन अगर ऐसे हर बार लॉकडाउन लगा दोगे तो इसके काफी एडवर्स इफेक्ट भी होंगे, क्योंकि इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर्स काफी इफेक्ट होते हैं इस चीज से। तो आपको, और ये जो अपन जिस सही मॉडल बात। की बात कर रहे हैं टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, ये साउथ कोरिया का मॉडल है। बेसिकली साउथ कोरिया ने कभी लॉकडाउन लगाया ही नहीं, उन्होंने इतनी टेस्टिंग करी कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इंडिया में भी अगर आपको ये चीज करनी है तो आपको टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी, और इसके लिए आपको आशा वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स को एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ग्राउंड लेवल पे आपके जाके टेस्ट करते हैं, जाके पता करते हैं घर घर जाके, क्योंकि एक आशा वर्कर है उसको पता है कि उसकी कॉलोनी में कौन कौन लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो उनके लिए ईजी रहता है। राइट राइट, सही बात है। सिमिलरली ऐसे ही है एब्सोल्यूट बिलीफ इन साइंस, जो हमने शुरुआत में बात करी कि यूएस के पास इतने अच्छे हॉस्पिटल्स थे फिर भी वहाँ पे केसेस बहुत वर्स थे इंडिया से। तो इंडिया ने भी मेडिकल फील्ड में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा जो हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है सुपरस्टिशंस का, उसको हमें बंद ही करना होगा। क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के आप ये नहीं बता सकते कि कल क्या हो जाएगा या कब लॉकडाउन लगेगा, कब हट रहा है, गो कोरोना गो, और क्या क्या चीज़ों से आप कोरोना को मार सकते हैं। भाभी जी पापड़। जिस तरह से आप अल्कोहल पियोगे तो गले में कोरोना मर जाएगा, गर्म पानी से गले में कोरोना मर जाएगा, तो ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं थी। और इन्हीं की वजह से कई लोगों ने कई मिसकंसेप्शंस फैलाए और इसकी वजह से काफ़ी केसेस वर्स हुए। तो इन सब चीज़ों को बंद करना होगा, और ना ही आपको रिलीजन के हिसाब से और ना ही सुपरस्टिशंस के हिसाब से इन चीज़ों को देखने के बजाय सिर्फ साइंस पे बिलीव करना पड़ेगा। और जो आपकी गवर्नमेंट आपको न्यूज़ दे रही है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन WHO हो गई, इनकी न्यूज़ पे भरोसा करें कि क्या सही है और क्या नहीं, और प्रिकॉशंस है। और साइंस में अभी रिसेंटली जीनोम सीक्वेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, बिकॉज हमें सबको पता है एक साल में वायरस इतनी बार म्यूटेट हो चुका है। कोई यूके वेरिएंट है, कोई साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, कोई ब्राजील वेरिएंट है, अलग अलग म्यूटेशंस में अलग अलग वेरिएशंस वायरस में देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज का सोल्यूशन जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से बॉटम लाइन ये है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि वायरस ने कितनी बार अपने जीन का स्ट्रक्चर चेंज किया और कितनी बार म्यूटेशंस करे। तो इस चीज में यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने अपना एक जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसके साथ साथ इंडिया ने भी लॉन्च किया, विच इज कॉल्ड INSACOG, विच इज इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोम कंसोर्शियम। तो INSACOG प्रोग्राम जो था गवर्नमेंट का जीनोम सीक्वेंसिंग का, उसमें यह था कि 5% एक्टिव केसेस को गवर्नमेंट को जीनोम सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, जितने 5% एक्टिव केस है, ताकि पता पड़ जाए कि कितना म्यूटेशन हो रहा है जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम 1% से भी कम केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। बहुत कम जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है इंडिया में एट प्रेजेंट। सो लैक ऑफ सीरियसनेस शोन बाय गवर्नमेंट, लैक ऑफ फंड्स अवेलेबल टू दिस प्रोग्राम, इन सब का बहुत एक अनफॉर्चुनेट इवेंट बन रहा है, और यही वे फॉरवर्ड है।
और ये बहुत डेंजरस भी है। अगर अपन वायरस का ट्रैक नहीं रख पाएंगे कि किस तरीके से वो चेंज कर रहा है, तो अपन जो मेडिसिन अपन ने बनाई है और जो अपन दवाइयाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनइफेक्टिव है। और Correct. स्टडीज शो करती है कि ब्राजीलियन जो वेरिएंट है वो रीइन्फेक्ट भी कर सकता है लोगों को, और जो फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ये लेस इफेक्टिव है इसके अगेंस्ट। तो अगर अपन ये चीज कंटिन्यू में नहीं रखेंगे, अपन वायरस को ट्रैक नहीं करेंगे, तो जो हमारे एफर्ट्स है, जो साइंस के एफर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं वेग हो जाएंगे। एंड लास्टली, जब आपके पास वैक्सीन है, जब आपके पास मेथड्स हैं, तो यू नीड टू एजुकेट पीपल। सिंपली मैंने बहुत लोगों को Correct. बोलते हुए सुना है कि सही बात है। मैं वैक्सीन, यार मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मेरे को क्या जरूरत है वैक्सीन लगाने की। या बहुत लोग इससे घबराते हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगाई तो हमको कुछ हार्मफुल हो सकता है। फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स फैल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से इसकी डेथ हो गई, इसको साइड इफेक्ट हो गया। तो यू नीड टू एजुकेट हाँ. पीपल। इसके लिए अगेन आशावाड़ी वर्कर्स या इन सब का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जाके चेक करो कि वैक्सीनेशन हुआ है प्रॉपरली, हर किसी ने लिया है, नहीं लिया तो उनको बताओ कि यार आपके मन में जो कंसेप्ट है वो गलत है। वैक्सीन 100% नहीं, लेकिन हाँ वैक्सीन से आपको जो आपके मन में जो अंधविश्वास है ये तो नहीं है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है आपको, इससे बात है, आपको सही कोई बात। हार्म नहीं हो रहा है। ये आपको एजुकेट करना पड़ेगा पीपल को, ताकि वैक्सीनेशन अच्छे से हो। और अगर वैक्सीनेशन होता है तो ऑटोमेटिकली हम इस लड़ाई में थोड़ा आगे जीत की तरफ बढ़ लेंगे। दिस इज द थिंग यू नीड टू डू राइट नाउ। अगेन वही एजुकेशन, अवेयरनेस, पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ, जिसके हमने में बात करी थी। करेक्ट. बेसिक पे आ जाओ, मतलब कुल मिला के। सो थैंक यू दोस्तों, मेरे डाउट्स और जो लोगों को मिसकंसेप्शंस थे वो इस वीडियो से फॉर श्योर क्लियर होंगे। सो ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने बात करी कम्युनिटीज की, लाइक वी हैव मेंशन्ड आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स जो बहुत चीज़ें फेस करते हुए घर तक पहुंचे थे या बहुत चीज़ें फेस करी उन्होंने लॉकडाउन में। सो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट भी लेके आएंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग इंडिविजुअल्स को बुलाएंगे और हम उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस करी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So you guys can Mental also health share your experiences. So you guys can also share your experiences in our comment section, and we will assure that we will share about that experience in our next video. And so stay tuned for the second video. अरे वैसे रुको रुको, जहाँ गा रहे हो बिना लाइक करे तो जाना मत। एंड सेकंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं अपने लोग। सो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी स्टे ट्यून फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो।